बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। यू आर वाचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक विद मी, और पब्लिक मुझे कहती है सोहा अफजल। उम्मीद है कि आप बखैर वाफियत होंगे और आपने अपने दिन का आगाज़ और हफ्ते का आगाज़ बेहतरीन तरीके से कर लिया होगा। और अगर नहीं किया तो हमारे पास कुछ इंटरेस्टिंग सी और कुछ ऐसी कलरफुल से इशूज़ और ख़बरें हैं जो कि आपसे हमने शेयर करनी है, डिस्कस करनी है। लेकिन उससे पहले हम इस्लामाबाद चलते हैं, आपको डिजिटल ट्रैवल भी रोज़ाना कराते हैं लाहौर से इस्लामाबाद, क्योंकि हरमीत पाजी जो है वो इस्लामाबाद में मौजूद हैं, इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव होते हैं, तो उनको भी प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम हरमीत पाजी, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग सोहा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और माशाल्लाह, क्योंकि मंडे का दिन है तो 2 दिन आपने छुट्टी की है तो इसलिए आप ज़्यादा फ्रेश लग रही हैं। लेकिन मुझे एक बात बताइए, ये तोता रंग मुझे लगता है आपका फेवरेट हो गया है। उस दिन भी मैंने आपसे कहा था कि बहुत अच्छा लग रहा है और आज फिर बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन ऑब्वियसली ये कलर्स जिसकी बात मैं कर रही थी कि अपने दिन का और हफ्ते का आगाज़ बेहतरीन तरीके से करें, इसका मतलब ये कि ज़िंदगी में आपके रंग होने चाहिए। और आपने हरमीत पाजी को तो देखा ही होगा ऑन स्क्रीन। हरमीत सिंह जब ऑन स्क्रीन आते हैं तो मुख्तलिफ कलर की दस्तार पहन के आपकी सुबह को बेहतरीन तरीके से विद द $100 स्माइल हम कोशिश करते हैं कि उसका आगाज़ करें। अगर इंटरेस्टिंग और कलरफुल खबरों की बात की जाए हरमीत, तो हमारी कोशिश भी ये होती है कि वो सारे टॉपिक जो कि आजकल के हॉट टॉपिक है, सोशल मीडिया हो या आपका सोशल सर्कल हो, वो सारी खबरें जो डिस्कस होती हैं उसको प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। कुछ ऐसे इश्यूज भी हरमीत जो कि इंटरनेशनल लेवल पर चल रहे हैं। 7 अक्टूबर को होने वाला ये तमाम सिलसिला जिसको हमने गजा की पट्टी पर जुल्म और बर्बरियत की जो इंतहा हमने देखी, उसको भी आज के प्रोग्राम में हम एक सेगमेंट के तौर पर डिटेल में करेंगे कि आर्जी जो जंगबंदी की गई थी उसके बाद सूरत हाल ख़राब से ख़राब तर होती चली जा रही है। इसको भी प्रोग्राम का यकीनी तौर पर हिस्सा बनाएंगे। आगे बढ़ेंगे तो आपको पता है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हरमीत, अगर मैं कहूँ कि ये मर्दों का फेवरेट टॉपिक है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि आज प्रोग्राम में हमने बात करनी है दूसरी शादी पे। तो ये ज़रूरत है, ये शौक है, ये तो हरमीत पाजी बेहतर बता सकेंगे। आगे बढ़ेंगे तो फिर आपको पता है घर की सियासत के साथ साथ बाहर की सियासत की भी बात करेंगे, यानी मुल्क की सियासी सूरत हाल। डेस्टिनेशन सबकी एक है लेकिन रास्ते सबके मुख्तलिफ हैं। मतलब तमाम छोटी बड़ी सियासी जमातें कौन सा रास्ता इख्तियार करेंगी इंतखाबात तक जाने के लिए, और कैंपेन कौन कैसे ड्राइव कर रहा है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम डिटेल में बात करेंगे सेगमेंट के तौर पे। आगे बढ़ेंगे और रंग गोरा करने वाली जितनी भी ड्रिप्स हैं हरमीत पाजी, मार्केट में तो ये मौजूद है, लेकिन लोग क्यों डरते हैं ये कहने से कि यस आई डिड इट, मैंने ये किया था। और डॉक्टर्स जो है वो क्या और ये खवातीन का फेवरेट टॉपिक है। हाँ देखा, मर्दों का फेवरेट टॉपिक भी, खवातीन का, फिर बच्चों का फेवरेट टॉपिक भी। मतलब हर एज ग्रुप को हम कैटर करने की कोशिश करते हैं। खैर इसको बढ़ेंगे और इसके बाद आगे बढ़ेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चिन्यौट की सकाफती वर्षे को लेके एक ज़बरदस्त रिपोर्ट हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट ने बनाई है। वो कहाँ से है, किस चीज़ को हमने आज कवर किया है, ये भी आज के प्रोग्राम का हिस्सा होगा। सो स्टे ट्यून विद अस थ्रू आउट दीज 2 आवर्स। आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हस्ब रिवायत हम करते हैं डेली डोज से। तो एक लॉन्ग वीकेंड छुट्टियों के बाद बच्चों का भी आज फर्स्ट वर्किंग डे है और बच्चों का स्कूल जाने का बिल्कुल ऐसे मूड नहीं होता, लेकिन अम्मा बस ज़बरदस्ती खुद भी उठते हैं, उन्हें भी उठाते हैं। लेकिन चले, ये उनका फेवरेट टॉपिक है। और अगर हम डेली डोज की बात करें तो क्या ही अमेरिका, क्या ही नाइजीरिया, क्या ही स्विट्ज़रलैंड, क्या ही भारत, क्या ही पाकिस्तान, हर जगह से खबरें होती है इंटरेस्टिंग जो कि हो जाती है वायरल सोशल मीडिया पे। सो लेट्स टॉक अबाउट गुड मॉर्निंग पब्लिक का ये सेगमेंट जिसे हम कहते हैं डेली डोज। पहली खबर हमने आपको देनी है अंडर वाटर पार्क। आप इमेजिन करें कि अंडर वाटर पार्क हो और फिर वो पहले से ही मौजूद हो, लेकिन उसको रेनोवेट करके जो है, अगर मैं से कहूँ कि ये मुजस्मों का दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर पार्क है तो गलत नहीं होगा। क्योंकि जब हम बात करते हैं तमाम उन आर्टिस्ट की जो कि आर्टिस्ट होते हैं, पेंटिंग करते हैं, पोर्ट्रेट्स बनाते हैं, मुजस्मे बनाते हैं, लेकिन कुछ आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जो कि ऐसा काम कर जाते हैं कि रहती दुनिया तक वो काम ऐसे का ऐसे ही रहता है और उनके नाम से एफिलिएट रहता है। तो जनाब ये हम आपको दिखा रहे हैं कि ना सिर्फ मुजस्मे बल्कि अगर बात करें उनके आर्ट की तो मुख्तलिफ टेबल्स, चेयर्स, कुछ फर्नीचर्स, कुछ इंटीरियर और कुछ ऐसी चीज़ें जो कि उनके मुल्क को रिप्रेजेंट कर रही हैं। कुछ आर्ट के मुजस्मे जो हैं वो ज़ेरे आब यानी अंडर वाटर पार्क एक बनाया गया है और वहाँ पर ये मौजूद है और पूरी दुनिया से जो है वो लोग इसको देख रहे हैं। अभी तो फिलहाल डिस्ट्री देख रहे हैं, अंदर ट्रैवल करने का ऐसे कोई इनका अभी इस तरह से प्लान भी नहीं है और कोई इस तरह से वे आउट भी नहीं है, लेकिन लोग अभी से बहुत पसंद कर रहे हैं बिकॉज ये उनकी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखो सोहा, अगर हम देखें बहुत सारे आर्टिस्ट, और फिर वही बात आपने दुरुस्त बात की कि कहीं ना कहीं ये मुश्किल काम है, वाकई में मुश्किल काम है। एक चीज़ को तख्लीक करना, उस पर काम करना और उसको बना के प्रेजेंट करना, इस पर काफ़ी टाइम लग जाता है। लेकिन फिर आप ये बात करें कि पानी के अंदर और उन मुजस्मों के हवाले से बात कीजिए कि एक मुजस्मा और फिर आप उस पर काम करें, उस सारी चीज़ को नस्ब करें, वाकई में बड़ा मेहनत तलब काम है। लेकिन आपने दोस्त बात की कि बहुत सारे ममालिक की कोशिश होती है कि अपना जो कल्चर है, अपने जो रीत रिवाज है, अपने वो
वो सकाफत से जुड़ी सारी चीजें जो हैं उसको कैसे पोर्ट्रे करना है, क्योंकि विजिटर आते हैं मुख्तलिफ ममालिक से, जो सियाह आते हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए इस किस्म की चीज़ों का होना लाजिम है। अब हमने देखते हैं कि दुनिया के बड़े बड़े कैपिटल में हमने ये देखा है कि बड़े ज़बरदस्त किस्म से अपने आर्ट के ज़रिए वो जो रीत रिवाज हैं, वहाँ का जो कल्चर है, उस चीज़ को बड़ा अट्रैक्ट करते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे ममालिक जहाँ पे हम गए और हमने देखा है तो फिर हमारा दिल किया कि हाँ आप इसके बारे में मज़ीद जानने की कोशिश करें। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा बेहतरीन काम है। और फिर इस किस्म का काम कि कहीं ना कहीं वो भी काफ़ी मुख्तलिफ हो और बड़ा मुश्किल भी हो, लेकिन आपकी सोच हुई हो कि हाँ मैंने अपने कल्चर को किस न किस तरीके से हर सूरत में इसको रिप्रेजेंट करना और दिखाना है दुनिया को कि हमारा जो कल्चर है वो बड़ा खूबसूरत है। चलिए, ये हमने कल्चर भी बता दिया, आपको बता दिया कि ज़ेरे आब दुनिया का सबसे बड़ा ये पार्क भी है, ग्रेनाडा में ये पार्क है। जिस मुल्क को वहाँ पर जो मुजस्मे भी हम आपको दिखा रहे हैं, बेसिकली वो उनकी आज़ादी की अलामत है। और ये तमाम मुजस्मे जो हैं वहाँ ख़ास तौर पर ग्रेनाडा में समझा जाता है कि ये आज़ादी की अलामत है। और मुख्तलिफ आप रोड्स पे मुजस्मों को भी नस्ब देखेंगे, लेकिन ज़ेरे आब इन मुजस्मों का होना यकीनी तौर पर एक अजूबे सी बात है और लोग इसे बहुत ज़्यादा पसंद भी कर रहे हैं और आर्टिस्ट को बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पर चलते हैं। अगली खबर जो है डेली डोज की, बेसिकली वो है नाइजीरिया से, जहां पर एक नाइजीरियन तालिबा ने 58 आवर्स, यानी हरमीत पहले आप मुझे ये बताएं कि 58 आवर्स जो है वो दिन कितने बनते हैं। वैसे मैं तो मैथ्स में बहुत कमज़ोर हूँ, कैलकुलेट करके बताएं कि कितने दिन बनते हैं। फिर मैं आपको बताती हूँ कि इतने दिन तक मुसलसल ये कपड़े धोती रही हैं और कपड़े धोकर इन्होंने ये रिकॉर्ड बना दिया है। 2 से ज़्यादा दिन, मतलब ये 2.5 दिन बनते हैं। लेकिन मुझे लगता है हरमीत, अगेन अगर मैं अपने गांव साइड पे जाऊं, देहात साइड पे जाऊं, या फिर वो लोग जो इस तरह का कारोबार करते हैं, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में तो हर 2 में से तीसरे बंदे ने ये रिकॉर्ड बना लिया होगा अब तक। लेकिन इस नाइजीरियन तालिबा की मैं आपको कहानी सुनाती हूँ, जिसने 58 आवर्स तक मुसलसल कपड़े धोकर ये रिकॉर्ड तो कायम कर लिया। अब जो यूनिवर्सिटी के हज़ारों स्टूडेंट्स थे वो सपोर्ट करने के लिए वहाँ मौजूद थे, लेकिन जनाब जैसे इन्होंने रिकॉर्ड बनाया 2-2.5 दिन के बाद सीधा ये स्टेज से पता है कहाँ गई? हॉस्पिटल। हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है कि 4 दिन मुसलसल भैया आप रगड़ाई दें, कपड़ों को धोएं और फिर जारी बात है पानी। और ये 58 घंटे भाई आसान काम नहीं है। आपकी बात दुरुस्त है कि हमारे इलाकों में बहुत सारी खवातीन जो है उनका मशगला भी ये होता है और कोई काम होता नहीं है। जाहिर बात है कपड़े हैं, धोने हैं, लेकिन ये वाला टाइम कि आप मुसलसल जो है तकरीबन 48 और फिर 58 तक आप पहुंच जाए, यानी 3.5 दिन आप कह सकते हैं कि तकरीबन 4 के करीब का दिन बन गया भाई। लेकिन आप मुसलसल पानी के साथ, और फिर जाहिर बात है एक बड़ी एक्सरसाइज है। आपने देखा होगा कि जब भी खवातीन, क्योंकि अब तो वॉशिंग मशीनें आ गई हैं बहुत सारे, लेकिन आपको पता है कि हमारे मुल्क में बहुत से इलाकों में बिजली नहीं होती, तो फिर जो खवातीन कपड़े धोती हैं तो 2 दिन तो उनको रेस्ट करना पड़ता है। लेकिन आप अंदाजा लगा लें कि मुसलसल 58 घंटे, तो हॉस्पिटल नहीं तो फिर ये कहाँ चाहती। लेकिन वैसे रिकॉर्ड तो बना लिया। और वैसे नाइजीरियन जितने भी हमारे दोस्त होते हैं ना, मेरे साथ तो वह रहे, बड़े मोटे मोटे हेल्दी और पहलवान टाइप होते हैं, तो शायद उनका वजन भी थोड़ा सा कम हो गया होगा, थोड़ा सा एक्सरसाइज ज्यादा हो गया। हरमीत, लेकिन मुझे ये बताएं, ऑब्वियसली आपने बहुत एक लंबा अरसा घर से दूर गुजारा है, और जब आप घर से दूर कोई लंबा अरसा गुजारते हैं तो आपको खाना भी खुद बनाना पड़ता है, कपड़े भी खुद धोने पड़ते हैं, सुखाने भी पड़ते हैं। तो यकीनन आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा। और मैं अपनी बात करूँ तो खैर अब तो मशीन्स आ गई है, लेकिन हाथ से कपड़े धोना इज अ टास्क। क्योंकि देखिए आपके हाथ ऑलमोस्ट, अगर आप 58 घंटे तक मुसलसल हाथ आपके पानी में रहेंगे, सर्फ में रहेंगे, तो आपको पता है वो गल जाएंगे। और फिर बाकायदा तौर पर, अब मुझे नहीं पता कि इन्होंने मुख्तलिफ वो चीज़ें इस्तेमाल की है या नहीं की जो हमारे यहाँ पर ख़वातीन करती हैं। आपको याद होगा कि थापे से बहुत कपड़े धोए जाते थे एक ज़माने में, तो वो जो है डंडा हो या थापा हो, बेसिकली ये भी हम देखते हैं कि हमारे कल्चर का ही हिस्सा है कि अभी भी अगर हम गाँव साइड पर जाए तो वहाँ पर कपड़े धोने वाले जो है वो जितने भी धोबी घाट देखे होंगे लाहौर में, ये उस जमाने के बने हैं जब मुगलों का दौर था। जाहिर बात है हर मोहल्ले के आसपास कहीं ना कहीं बड़े कूचे में आपको धोबी घाट नजर आता था। अब तो वॉशिंग मशीन आने के बाद वो मामला थोड़ा सा ठप पड़ गया उन बेचारों का। लेकिन बहरहाल अब बात चीजें मॉडर्न आ रही है, लेकिन ये वाला सीन आपकी बात दुरुस्त है कि गल सड़ जाएंगे। हाँ जाहिर बात है, पानी है, फिर सर्फ है, फिर साबुन है। हमारे यहाँ तो गाय साबुन हुआ करता था। सही कह रहे, सारी पुरानी बातें याद करा दिया करें ताकि हमारे देखने वाले जो कहें कि हाँ हरमीत तो भाई बहुत ही पुराने हैं, सारी पुरानी बातें इनको याद है कि कौन सा काम किस तरह से, किस साबुन से और किस शैम्पू से और किस सर्फ से होता था। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, कपड़े काफ़ी धो लिए हमने, अगली खबर पे चलते हैं। अगली खबर उतनी ही ग्लैमराइज्ड खबर है जो हम आपको बताने लगे हैं। नॉट ग्लैमराइज्ड, लेकिन हम कह सकते हैं कि बहुत पुरानी ये खबर है। सऊदी अरब में अब आपको बताया कि दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे कदीम यानी सबसे पुराना दस्ती कुल्हाड़ी
कुल्हाड़ा दरियाफ्त हुआ है। अगर सऊदी अरब के कल्चर की बात करें, वहाँ पर आसार कदीमा की बात करें, तो हरमीत पता है कि वहाँ पर इन चीज़ों को ख़ासतौर पे बहुत ज़्यादा संभाल के रखा जाता है। बड़े बड़े म्यूज़ियम्स बनाए गए हैं और वहाँ पर रिसर्च की जाती है। महक़क़ीन जो है वो तहकीक करके ना सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स जो हैं, बच्चे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी हर प्लेटफॉर्म पे बड़ा इसको समझा जाता है कि एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर बहुत काम किया जाता है। और अब ये क्रेडिट जो है वो भी सऊदी अरब के पास चला गया है कि वहाँ के जो साइंसदान हैं उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा, मतलब ये साइज़ में सबसे बड़ा है। और अगर पुराना होने की बात करें तो ये कई हज़ारों साल पुराना दस्ती कुल्हाड़ा होने से मुराद ये कि हरमीत आपको पता है कि हाथ से बना हुआ, जो कि हम कुल्हाड़े की बात करते हैं, तो ये दस्ती कुल्हाड़ा जो है वो दरियाफ्त हुआ है सऊदी अरब में। उन्होंने अगर हम देखें सऊदी अरब की बात की जाए, आसपास के जितने भी मशरिक़ वस्ता की बात की जाए, उसके आसपास जुड़े जो, लेकिन सऊदी अरब की बात की जाए तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों में वो बहुत ज़्यादा पीछे था। लेकिन जैसे जैसे हमने देखा है कि जैसे हुकूमतें बदली हैं और रिसेंटली जो गवर्नमेंट के जो किंग हैं उनको अगर हम देखें तो बहुत सारी चीज़ों के हवाले से बड़े एक्टिव नज़र आते हैं, चाहे वो टूरिज़्म के हवाले से हो या जो सऊदी की तारीखी चीज़ें हैं। क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने जो बहुत सारे ममालिक हैं, खासकर इसमें टर्की हो या ईरान, उन्होंने अपने कल्चर को बड़े ज़बरदस्त तरीके से संभाला हुआ है। आप ईरान की तरफ जाएंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें नजर आएंगी, टर्की तो आप गई हैं, लेकिन ऐसे में अब सऊदी अरब जो है वो कैसे पीछे रह सकते हैं। और अपने बादरुस की कि कहीं ना कहीं रिसर्च का जो मामला है, अब आपको पता है कि बहुत सारे पाकिस्तानी टीचर्स जो हैं वहाँ पे मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, हमारे जो आर्मी से जो रिटायर्ड अफसरान है वो भी कहीं ना कहीं वहाँ का रुख कर ले। तो उसकी वजह यही है कि बहुत सारे ब्रेन जो हैं उन्होंने वहाँ पे इकट्ठे करने और काम करना है डिफरेंट तरीके से। लेकिन बहरहाल आपकी बात दुरुस्त है कि हम माजी में जाते हैं, तारीख को जब खंगालते हैं तो वहाँ पे हमें चाहे वो इंसानों की हड्डियों से बनी हुई चीजें हमें नजर आती हैं, तो कहीं ना कहीं पे पत्थरों से जो इंसान ने तराश के, कहीं कुल्हाड़ी तो कहीं, क्योंकि इन सारी चीजों से काम आगे तरफ निकलना था, बहुत सारी चीजें करनी थी, इंसान दिन ब दिन तरक्की कर रहा था। तो मेरे ख्याल में ये वो जमाना है कि उस जमाने की ये कुल्हाड़ी है जो मेरे ख्याल में उस दरियाफ्त हुई है। लेकिन बहरहाल संभालना जो है, प्रिजर्व करना, ये सारी चीजें एक मुल्क और फिर खासकर जो इदारा होता है संभालना इसलिए होता है कि दूसरों को फिर दिखा भी सके कि हाँ इस सरजमीन पर बरसों सदियों पुराने लोग भी ये बात थे और उनका कल्चर यही था। और अभी तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सऊदी अरब के पास ये क्रेडिट तो यकीनी तौर पर है कि उनके आसार कदीमा में बड़े रिच किस्म के एंटीक पीसेस पड़े हुए हैं और वहाँ के स्टूडेंट्स जो हैं वो बड़ा एक्सप्लोर भी करते हैं और वहाँ म्यूजियम को खास तौर पर बड़ी निगहदाश्त की जाती है और आने वाले उनका ताल्लुक उस मुल्क से हो या दीगर ममालिक से हो, लोग बड़ी इंटरेस्टिंगली विजिट करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको देते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, वो छोटा है या बड़ा है, मार्केटिंग स्किल्स जो है ना वो बेहतरीन होनी चाहिए, वरना माल नहीं बिकेगा। लेकिन जनाब आपने वो खातून तो देखी होगी जो पिछले दिनों में बहुत वायरल हुई थी, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। और उसके बाद अब पेश खिदमत है जनाब एक और साहब जो साड़ियाँ बेच रहे हैं, कपड़े बेच रहे हैं। ये मकामी शहरी है जिन्होंने चादरें बेचने का ये मुनफरिद अंदाज जो है वो वायरल हो गया है। वो क्या कह रहे हैं, किस तरह से अपनी पब्लिक को कन्विंस कर रहे हैं कि भाई मुझसे जोड़ा खरीद लो या ये चादर खरीद लो, जरा पहले आप वो सुनिए, सुने जरा। लड़की 35 रिश्ता आएगा, लड़का गाड़ी में आएगा, लड़का गाड़ी में आएगा, 35 करोड़पति लगोगी, 35 करोड़पति, शोहर दीवाना हो जाएगा, शोहर किसी और की तरफ आंख उठा के नहीं देखेगा। VIP माल है ये, VIP कलर है, 35 करोड़पति, 35 करोड़पति, माशाल्लाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। 35 इमारा खान की बहन लगोगी, 35 इमारा खान की बहन लगोगी, 35 करोड़पति लगोगी, 35 करोड़पति, करोड़पति लगोगी, शौहर दीवाना हो जाएगा, किसी के पास नहीं जाएगा। क्या दुखती रखते सबसे बड़ा टिप है ना सोहा, क्योंकि जितने भी दुकानदार होते हैं खासकर कपड़े बेचने वाले, उनका तरीका बड़ा डिफरेंट होता है खवातीन को अट्रैक्ट करना मुख्तलिफ चीजों से। लेकिन इनका जो ये है ना कि आपका जो शोर है कहीं और नजरें उठा के नहीं देखेगा, ये वाला जो है मेरे ख्याल में खवातीन को अट्रैक्ट कर सकता है और कहीं ना कहीं वो आ सकती हैं। बात आपकी तरफ से कि खवातीन हर चीज पे कंप्रोमाइज कर सकती हैं, लेकिन एक चीज पे नहीं कि शोहर कहीं ना कहीं पड़ोसन की तरफ ना झांके। हाय, लेकिन आप देखिए ना, उसने उसके टैक्टिक्स चेक करें ना, उसने कहा 1000 पति नहीं, लखपति नहीं, आप करोड़पति लगेंगी अगर आपने ये चादर मुझसे ले ली तो। और फिर देखिए दुखती रख पे उसने हाथ रखा है ना, उसने खवातीन से कहा है कि आपका मर्द कहीं और अट्रैक्ट ही नहीं होगा, कहीं और देखेगा ही नहीं, वो आपका ही दीवाना हो जाएगा। जैसे वो बाबा नहीं अक्सर कहा था, हम ऐड देखते हैं कि महबूब कदमों में एक दिन में आपका दीवाना हो जाएगा। मेरे ख्याल से बाबो शाबो की तो छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि ये
जनाब जो है मार्केट में आ गए हैं और जिस तरह से ये चादरें बेच रहे हैं, मुझे लगता है कि अब ये भी अब अच्छा मज़े की बात क्या है? मज़े की बात ये कि हरमीत ऑब्वियसली ये भी अब वीडियो में मिलियन के व्यूज़ हो चुके हैं और वीडियो को पता नहीं लोगों ने कहाँ कहाँ देखा है, और मर्द हजरात भी, ख़वातीन भी और बच्चे भी इसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंगली शेयर भी कर रहे हैं आगे से आगे। मतलब मुझे भी व्हाट्सएप पे 2-3 दफ़ा तो ये वीडियो आ चुकी है। तो देखिए ना, सोशल मीडिया का ज़माना है, हर बंदे के पास फ़ोन है, फ़ोन उठाया और जो उसको समझ आया उसने कहना शुरू कर दिया। और यही वजह है कि मुनफरिद से टैलेंट भी हमारे सामने आ जाता है। yes. टीवी तक हर एक की अप्रोच होती नहीं थी, बड़े मुश्किल से सिक्योरिटी गार्ड भी आपको अंदर ना छोड़े, लेकिन बहरहाल सोशल मीडिया है, आपके पास मोबाइल है और आपने वीडियो बनाई, वायरल हुई, और फिर उसी वीडियो को आजकल टीवी वाले हम जितने भी हैं, हमारी मजबूरी होती है कि उसे उठाकर हम शो में चलाते हैं। बहरहाल बड़ी मजे की वीडियो थी और खवातीन अट्रैक्ट हुई होंगी। सो वी आर लिविंग इन दिस एरा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जहाँ पर वन मैन आर्मी वाला काम चलता है कि खुद ही आपने वीडियो बनाई, खुद ही आप उसके व्यूवर हैं, खुद ही आपने उसको एडिट किया, खुद ही आपने उसको शेयर किया, मतलब सब कुछ आप कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि यू कैन डू एनीथिंग। अब ये छोड़ दें एक्सक्यूजेस के हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, प्लेटफॉर्म नहीं है, जो करना है फ़ोन उठाएं और करना शुरू कर दें, बस ऐसे ही आपका काम चलता रहेगा। वी आर डन विद दिस सेगमेंट डेली डोज। इस डोज के बाद एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मुल्क की सियासी सूरत हाल में डेस्टिनेशन सबको नजर आ रही है कि इंतखाबात होने जा रहे हैं फरवरी 2024 में, लेकिन रास्ते सबके मुख्तलिफ हैं, मतलब रूट सबने अपना अपना लिया हुआ है। लेकिन चले इंतखाबी मुहिम कौन कैसे ड्राइव करेगा, इस पर हम बात कर लेते हैं। शहला रजा साहिबा हमारे साथ मौजूद है, रहनुमाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। उनको आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम शहला साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह। देखिए हम सुबह सुबह आपको उठा देते हैं बिकॉज हम भी चाहते हैं कि आप अपनी मॉर्निंग की जो पॉलिटिकल टी है वो हमारे साथ शेयर ज़रूर करें। अच्छा ये है कि मैं उठती सुबह हूँ और एक्सरसाइज भी करती हूँ, लेकिन मेरे लिए सबसे मुश्किल बात ये होती है कि मैं जो हूँ सुबह उठ के मेकअप करूँ और ख़ास तौर पे आंखों के अंदर और आंखों के बाहर, तो ये चीजें बड़ी मुश्किल होती हैं। और इसका एक ही हल है कि आप पफिंग करके अपनी आईज जो है ना वो कंट्रोल कर लें, आईज का मेकअप कर लें, लेकिन बेस वेस नहीं लगाई जाती। शहला रजा साहब, आप एक्सरसाइज करने के बाद फिर नाश्ता हल्का फुल्का नाश्ता होता है या लाहौरियों की तरह हेवी नाश्ता करके आती हैं? मैं बहुत कम क्वांटिटी में खाना खाती हूँ और लंच अक्सर स्किप कर जाती हूँ और डिनर जो है वो 6 और 7 के दरमियान कर लेती हूँ। ओह माय गॉड, ये बेस्टेस्ट लाइफ। मुश्किल मुझे जब होती है जब मैं कहीं जाती हूँ, तो लोग कहते हैं आइए खाने पे बुलाना है, खाने पे बुलाना है। तो नहीं ये बेस्टेस्ट ये लाइफ है बड़ा जो मुश्किल होता है क्योंकि कंट्रोल करना। अच्छा पॉलिटिकल बेली फिटनेस की करती हूँ, शोल्डर की करती हूँ। अच्छा चलिए जी, ये बहुत अच्छी बात है। और ये देखिए ऑन स्क्रीन नजर भी आता है बिकॉज यू लुक ऑलवेज सो गुड ऑन स्क्रीन, तो वो नजर आता है कि भाई लाइफ है, उसको मेंटेन किया हुआ है, एक्सरसाइज भी है, टाइम से खाना भी है, नाश्ता भी है एंड ऑल दीज थिंग्स। चले ये बताएं कि अगर बात करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ की, तो मौक़िफ़ आजकल उनका ये कि नून लीग अवाम में जाने से डर रही है, क्या आप इस मौक़िफ़ की तायद करती हैं? हमारा मौक़िफ़ ये है कि ताकत का सरचश्मा अवाम है और नून लीग जो ये कहती थी कि वोट को इज्जत दो, अब वो वोट को इज्जत दो कहना भूल कर ताकत से भीख लो, मुकदमों को झोंक दो, अवाम को छोड़ दो, लोटों को लूट लो। तो ये सारे चल रहे हैं। तो वो जगह, वो बात जो मरियम साहिबा कहा करती थी कि हमें जो छोड़ के गए वो लोटे हैं और उनकी जगह वॉशरूम में है, तो आज उन्होंने फिर अपने लोगों को नाराज करके PMLN को वॉशरूम बना लिया, लोटे भी सारे अपना लिए, फिर अवाम में जाने के बजाय आज तक अपने हलके में नहीं गए, आज तक अपने हलके में नहीं गए जब से आए, लेकिन बलूचिस्तान जाके बंद कमरे में उनसे मिल लिए जिनको मरियम साहिबा जब वो हमारे साथ थी तो कहती थी कि इन बाप का कोई बाप है, उसने इन्हें बिठाया है। तो मैं बार बार एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि अब ये जो बाप का बाप था, ये उससे पूछ के आए हैं बाप से या ये बदतमीज हो गए हैं? तो बजाय एक और चीज इसके साथ ऐड कीजिएगा, आपने देखा होगा कि नून लीग वाले तो कहते हैं साड़ी गल पक्की हो गई है, गल हो गई, ऊपर गल हो गई है कि वज़ीर-ए-आज़म साडा ही है,
कल आपने देखा कि जुम्मत उलमा की जानिब से भी एक बड़े स्टेटमेंट आई कि भाई पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो या नवाज शरीफ साहब की, सदर साड़ा पक्का है मौलाना साहब। तो ये कौन बताता है पहले से कि आप हो गए प्रेसिडेंट और वज़ीर आज़म बन गए? अच्छा देखिए, नून लीग और JUI बड़ा पुराना साथ है। मखदूम अमीन फ़हीम साहब को जो है सेनेट का चेयरमैन ये क्या होना था, लेकिन हो गए थे मौलाना साहब। हालांकि अक्सरियत हमारी थी, हमें ही होना था, लेकिन अब जो लोग बताते हैं ना वो ये कर देते हैं। अब इस वक्त सेनेट में हम अक्सरियत में हैं, 21 हमारे लोग हैं, लेकिन लीडर ऑफ द हाउस हैं डार साहब। इसी तरह मैंने सुना है कि तर्जुमान साहिबा ये कह रही थी कि अब क्या हम आए तो 15-10 साल के लिए आएंगे। तो ये वही लोग हैं जिन्होंने जब परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में ये गए थे, सज़ा हो गई थी और इन्होंने अपील भी नहीं की थी, उसकी मुद्दत ख़त्म क्या हुई, मतलब 10 साल के लिए गए थे, 8 साल बाद जब वापस आए तो इफ्तिखार चौधरी ने इन्हें बुलाया, इनका मुकदमा सुना और बात तय हो गई। फिर अभी भी जो है देखिए कन्विक्टेड हैं, लेकिन प्रोटेक्टेड बेल मिल गई। तो अच्छा, एक और चीज शैला रज़ा साहबा, एक तो हम लेवल प्लेइंग फील्ड का जिक्र करते हैं, लेकिन नून लीग बहुत बड़ा गिला आपके इलाके से कर रही है, आपके सूबे से कर रही है कि सिंध से हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है। तो कितनी सख्ती आप लोगों ने उधर देखिए, मैं ये समझती हूँ कि नून लीग ने जो पॉलिटिकल स्टैपिंग की है उससे उनकी नून लीग के सदर को अपनी पार्टी में फील्ड नहीं मिल रही। अदरवाइज आप ये देखिए कि नून लीग और MQM के दरमियान माहिदा हो गया है, लेकिन गवर्नर जो है वो नून लीग का है, वो MQM का है। इसी तरह पंजाब में गवर्नर जो है नून लीग का है। इसी तरह मुख्तलिफ जगह पे गवर्नर पॉलिटिकल पार्टी का है। कहीं पीपल्स पार्टी का आपको नजर आया? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल ठीक कह रही है। जो ब्यूरोक्रेसी पंजाब में और फेडरल में बैठी हुई है, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन ने लेटर लिखा, उसमें कोई एक हमें बता दे हमारे पास। अच्छा, लेवल प्लेइंग फील्ड को तो आपने लेवल कर दिया है। अब ये बताएं कि पीपल्स पार्टी जो है उनके बहुत सारे रहनुमा ये भी कह रहे हैं कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात जो PTI के हुए वो कंट्रोवर्शियल हैं। मतलब आपने बुनियाद ही सिलेक्शन पे रख दी है, तो आगे जाके आप किस तरह से इलेक्शन में जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। इस हवाले से क्या समझती हैं आप, क्या मौक़िफ़ है आपका और आपकी पार्टी का? देखिए, अगर हम नहीं भी कहें, लेट्स सपोज, और मैं समझती हूँ हम बहुत कम कह रहे हैं। अच्छा। अगर हम नहीं भी कहें तो उनकी अपनी पार्टी से आवाज़ें आ रही हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं वो अब तो यहाँ तक चले गए हैं कि वो कह रहे हैं कि 3 नहीं वाज़े 5 धड़े बन गए हैं और ये मज़ीद बनेंगे, और लोगों में एक बेचैनी है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ तक बात शैला रज़ा साहबा साबिक जो अपोजिशन वोटर लिस्ट ही लीडर नहीं आप कह थी। सकती हैं, राजा रियाज साहब ने बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि जो इमरान खान ने नई जनरेशन में जरासीम डालने, तो मेरे हल्के में बड़ा मुश्किल है कि यहाँ पे APP या पीपल्स पार्टी जो है इनके लिए तो सबके लिए मुश्किलात बड़ी ज्यादा है और ग्राउंड पे सिर्फ PTI नजर आती है। आपको लगता है कि अब ये जितने मुनहरिफ लोग हैं नून लीग में शायद इनके लिए जगह नहीं है? तो क्या आप लोगों ने भी कोई राब्ता किया इन सबसे कि कहीं ना कहीं वो टिकट का गिला भी कर रहे हैं साथ में? देखिए, बात यह है कि वो बहुत सारे लोग कुछ अरसे ज़रूर उफ़क़ पे सियासी चमकते रहते हैं, जो हर उभरने वाली चीज़ को पकड़ने की कोशिश करते हैं और पकड़ लेते हैं। और वो लोग बज़ाहिर पीछे नज़र आते हैं जो अपने नज़रिए के साथ किसी एक के ही साथ वफादारी करें। अब यहाँ पर जो पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि जी हमने तो फ्रंट लाइन की सियासत करनी है, और वो हर आने वाले के साथ होते हैं। शेख रशीद भी इसकी ताज़ा मिसाल है, और राजा रियाज भी हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो बहुत जल्दी फिर उनको पता चल जाता है कि किस तरह के लोग आवाम पसंद करते हैं। आवाम जो हैं वो बहरहाल वो चाहते हैं कि उनके सामने जो लीडर हो उसकी कमिटमेंट हो। ठीक। अच्छा भाई, ये बताइएगा लास्टली कि अगर पिछले हम इंटरव्यू की बात करें, आवाम देखिए जो असल में पीपल्स पार्टी के लोग हैं ना, उनको इसीलिए जियाला कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है। कमिटमेंट नजर आती है।
अच्छा, अगर हम पब्लिक की बात करें, आम पब्लिक की, बिकॉज वी आर रिप्रेजेंटिंग पब्लिक ना, तो पब्लिक जानना ये चाहती है कि रिसेंट आपको पता है एक इंटरव्यू हुआ था जिसके बाद हमने देखा कि कहा जा रहा था कि बिलावल साहब जो है वो नाराज होकर चले गए, ऑल्दो कि वापस आने के लिए भी पीपल्स पार्टी के बहुत सारे मौक़िफ़ सामने आए, लेकिन जो हल्की फुल्की डांट पड़ी है ऑन स्क्रीन के भी बच्चा है, कोई बात नहीं, वो ऐसे बात करता है, 80 साल के बाबू की जब वो बात कर रहे हैं तो वो मेरी भी बात कर रहे हैं, वो सीख जाएगा एक्सपीरियंस के साथ ये चीज़ें। तो पार्टी में इसका क्या रद्द-ए-अमल आप देख रही है? आम आवाम ये जानना चाहती है कि नाराज़गी दूर हो गई या नाराज़गी थी ही नहीं? अब नाराज़गी तो थी नहीं, क्योंकि ये बात भी हामिद मीर साहब ने कही कि जब वो इंटरव्यू के लिए गए तो उसमें उसके ही दौरान या उससे पहले ये बताया गया कि बिलावल साहब जो हैं वो दुबई जा रहे हैं। अच्छा। और उसके बाद आसिफ साहब को भी जाना है, ये वो खुद ही कह चुके। अब जो बात है चेयरमैन की, जो बात थी वो सबसे पहले पहली स्पीच के बाद इसको मैंने ही कहा था कि जी उनका मतलब उस पुरानी तर्ज सियासत से है जिसमें इंतकाम है, जिसमें अवाम को छोड़ के साजबाज है, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज की हुकूमत को गिराने के मंसूबे हैं, जिसमें अदालत के फैसलों पे जो वो फैसले जो हम समझते हैं कि आइन के मुताबिक नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ मैनेज्ड मतलब कोर्ट डिसीजंस हैं, उनके साथ मिलके दबाव डालना पॉलिटिकल पार्टी पे, जैसे यूसुफ रज़ा गिलानी के वक्त में किया गया, जैसे जस्टिस दूसरे जो थे उनके साथ कहा गया कि ज़्यादा से ज़्यादा सज़ाएं दो। तो ये जो एक प्रेशर डालने की आदत है कि कानून के ऊपर भी प्रेशर डालो और फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ की हुकूमत गिरा दो, और फिर जब हुकूमत में हो तो क्या कहते हैं इंतकामी कार्रवाई करो और किसी पॉलिटिकल पार्टी को चलने ना दो, फिर आप पॉलिटिकल पार्टी से माहदे कर लो, लेकिन जब वो उन पे अमल करने का वक्त आए आप उठ जाओ कि 62-63 नहीं होने देंगे, नैब को ख़त्म कर नहीं होने देंगे, जस्टिस का जो अपॉइंटमेंट है उस तरीके को हम बदल देंगे। तो ये छोड़ दें, आप डायरेक्ट आवाम के साथ आएँ और पॉलिटिकल पार्टीज अंडरस्टैंडिंग पैदा करें कि जो वो कमिटमेंट पॉलिटिकल कल्चर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए करेंगी उस पर खड़ी रहेंगी। तो ये एक तर्ज सियासत की बात थी, और लीडर जो है उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो एक 25-30 मिनट की स्पीच में हर चीज़ एक्सप्लेन करे, लेकिन जब वो ये बात करते हैं कि जी ये 70 साल की जो सियासत है इसने मुल्क को कुछ नहीं किया, हम वहीं के वहीं खड़े, तो इसका मतलब है कि ये फिर 70 साल के वो लोग जो इस तर्ज सियासत के दाई हैं ये उनको ललकार है। ठीक है शरा साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स, और आपने अच्छे तरीके से कंक्लूड किया अपनी पार्टी का मौक़िफ़ भी, और आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। अच्छा जी, आमिर सईद अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हमारे ब्यूरो चीफ हैं इस्लामाबाद से। उनको हम इस हवाले से जान लेते हैं कि भी सूरत हाल वो क्या देख रहे हैं, क्या एक्टिविटीज़ जो है वो इलेक्शन कैंपेन को, अगर पीटीआई के अंदर की बात की जाए या बाहर की बात की जाए तो सूरत हाल क्या है। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, मैं सुन रहा हूँ जी। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आमिर साहब एड्रेस कीजिएगा इस चीज़ को कि अगर हम ओवरऑल सिचुएशन की बात करें तो आप करंटली क्या देख रहे हैं? इंट्रा पार्टी इंतखाबात जो पीटीआई के हुए हैं उसके बाद सिलेक्शन का काफ़ी शोर है, तो आप क्या समझते हैं दीगर पार्टी इस हवाले से क्या मौक़िफ़ रखते हैं? और पीटीआई के अंदर से भी ये कहा जा रहा है कि सूरत हाल अब काफ़ी ख़राब हो गई है, कुछ लोग हम आते हुए देख रहे हैं जिनको हमने कभी पार्टी में देखा ही नहीं और वो लीडर बन गए। देखिए, इस वक्त बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर, ऑल्दो कि इससे पहले कभी किसी सियासी जमात के इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर इतने सवालात नहीं उठे, लेकिन क्योंकि इस वक्त इंतखाबात का वक्त करीब है और जो सियासी जमातें हैं उनको अपने इलेक्शन कमीशन के साथ जो तमाम फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको पूरा करना ज़रूरी है, और पीटीआई वो पूरी नहीं कर सकी, जिसकी वजह से उसका बल्ले का निशान जो है वो खतरे में है। और ये डेडलाइन दी गई थी कि वो 20 रोज़ के अंदर अपने इंट्रा पार्टी इंतखाबात को यकीनी बनाएं और तभी उनको बल्ले का निशान मिल सकता है 8 फरवरी के इंतखाबात के लिए। लेकिन जो अब इंतखाबात हुए हैं वो भी अब एक उन पर नए सवालात उठ रहे हैं, क्योंकि बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से ये इंतखाबात हुए। बहरहाल उनको किसी भी तरीके से जो जमहूरी इक़्तिदार हैं और जो फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको पूरा करते हुए नहीं
देखा जा रहा। न सिर्फ आमिर अब्बासी साहब, एक और चीज जो पीटीआई अपनी तरफ से जो रिस्पांस दे रही है वो यही दे रही है कि क्या नून लीग या पीपल्स पार्टी में खानदान से बाहर कोई चीजें निकली, क्या वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन कमीशन क्या उनसे भी पूछेगा? जिस तरीके से उनको टाइम दिया गया, बड़ा शॉर्ट सा टाइम था, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं सारे सूत्र में बहुत सारे सवाल जो हैं पीटीआई के या वर्कर जो हैं वो भी उठा रहे हैं इलेक्शन कमीशन की ये जो मामला आया है? अरमीत साहब, आपको पता है कि आमतौर पे हमारे यहाँ एक कल्चर है कि यहाँ पर अगर हाथी गुजर जाए तो गुजर जाए और अगर दुम फंस जाए तो फंस जाए, क्योंकि जब भी कि ऐसे बहुत से हमने इलेक्शंस देखे जो फॉर्मेलिटीज ही होती रही, अनअपोज्ड ही सियासी जमातें अपने रहनुमाओं को मुंतखब करती रही या चुंतखब करती रही, लेकिन इस मरतबा क्योंकि पीटीआई पर यह सवाल उठ चुका है और इलेक्शन कमीशन इस वक्त ये कह चुका है कि आपने इन फॉर्मेलिटीज को पूरा करना है। बहरहाल जब ये नंबर दीगर सियासी जमातों का आएगा तो उस वक्त फिर इलेक्शन कमीशन से जरूर सवाल होगा, और इस वक्त भी बनता है। लेकिन क्योंकि इस वक्त एक तमाम तर जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसको बहरहाल शफाफ होना चाहिए और दीगर सियासी जमातों में भी होना चाहिए, लेकिन क्योंकि दीगर सियासी जमातों के पास तो वक्त भी है और उनके ऊपर डेडलाइन या कोई लटकती तलवार नहीं है, तहरीक इंसाफ के ऊपर क्योंकि इस वक्त लटकती तलवार है, उनके ऊपर बल्ले का निशान उनसे छिन जाना है अगर वो इन फॉर्मेलिटीज को पूरा नहीं करते। तो ये जो आप एतराज कर रहे हैं ये तो दुरुस्त है, लेकिन क्योंकि इस वक्त 20 दिन का वक्त है और इन 20 दिनों में इन फॉर्मेलिटीज को पूरा करना था, क्योंकि पीटीआई के अंदर से भी उनके जो बानी रुकन हैं, जो होने के दावेदार हैं, अकबर बाबर, वो भी एक अहम एतराज लेकर सामने आए हैं। क्योंकि देखें, दीगर सियासी जमातों में बहरहाल कभी इस तरह सवाल नहीं उठाए गए उनकी पार्टीज के अंदर से ही, वो नून लीग हो या पीपल्स पार्टी हो या एमक्यूएम हो या एएनपी हो, उनके अंदर कभी इस तरह के किसी ने एतराज नहीं उठाया। ठीक है, आमिर ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद थे, इस हवाले से बता रहे थे कि वहाँ सिचुएशन बाकी दीगर पार्टीज में हमें देखने को नहीं मिली। हाँ, इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो तो हो रहे हैं कंट्रोवर्शियल, लेकिन आने वाले इंतखाबात हरमीत उसको कंट्रोवर्शियल ना किया जाए किसी भी सियासी पार्टी की तरफ से, उसकी ट्रांसपेरेंसी का जिम्मेदार कौन होगा, ये एक सवाल या निशान है। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली वी आर इन द सेकंड आवर ऑफ द शो। आज इस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे, ये सब्जेक्ट मर्दों का फेवरेट सब्जेक्ट है, दूसरी शादी। दूसरी शादी क्या शौक है या ज़रूरत है? लास्ट डेज में मुझे इत्तफाक हुआ किसी दूसरे प्रोग्राम में जाने का, और वहाँ पर मैंने एक बात कोट की सोशल मीडिया पे, लेकिन जब वो क्लिप बाहर आता है तो हर कोई उसको अपनी मर्जी के मुताबिक परसीव करता है। सोशल मीडिया का हुस्न भी यही है कि आप अपना नज़रिया जो है सामने रखते हो, लेकिन अगला बंदा जो है और जो देखने वाले हैं वो अपने नज़रिए के मुताबिक उसको परसीव करते हैं। बैकग्राउंड की अगर हम बात करें इस टॉपिक की, तो मैं शुरू कर लेती हूँ इस चीज़ से कि सब कॉन्टिनेंट के टाइम पर आपको पता है इस चीज़ का कि जब दो कौमें और दो कौमें नज़रिया की बात की जाती थी, दो कौमें एक साथ रहती थी, इंडिया और पाकिस्तान, तो अलग हो गए, दोनों ममालिक बन गए, और दोनों ममालिक बनने के बाद आज तक भी कुछ वैल्यूज़ और नॉर्म्स हिंदुस्तान की ऐसी हैं जो कि यहाँ पर मौजूद हैं हमारे माशरे में। वो कैसे? इतनी सी बात सिर्फ मुख्तसर सी ये है कि आज भी वहाँ के मज़हब में उनका मज़हब इजाज़त नहीं देता, वो दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन हम जिस मज़हब में रहते हैं, जिस मज़हब की बात करते हैं, जिस मुल्क में रहते हैं, जिसे हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते हैं, इस्लाम के मुताबिक एक मर्द को 4 शादियों की इजाज़त दी गई है। क्यों? इस्लामी अक़दार में भी इसकी बात करेंगे, कानूनी हैसियत की भी बात करेंगे, उसके बावजूद भी यहाँ की औरत दूसरी औरत को बर्दाश्त क्यों नहीं करती? और दूसरी शादी जो है, अगर मर्द हज़रात की बात की जाए तो इस्लाम क्या कहता है, किस तरह से किन मौक़ों पर दूसरी शादी करनी चाहिए, और कानून क्या कहता है, इस हवाले से इसको डिटेल में हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। लेकिन इससे पहले अगेन पब्लिक की बात कर रहे हैं, पब्लिक के हक की बात कर रहे हैं, तो पब्लिक क्या कह रही है ज़रा ये भी सुन लेते हैं। तो पब्लिक ने दूसरी शादी के हवाले से क्या रिव्यूज़ दिए हैं, जस्ट हैव अ लुक। दूसरी शादी के बारे में ख्याल तो यही कि हो जानी चाहिए, यानी कि मुझे तो वैसे भी शौक़ है दूसरी शादी का। दूसरी शादी होनी ही नहीं चाहिए, बिकॉज़ एक मर्द को एक औरत के साथ ही रहना चाहिए और एक औरत को एक मर्द के साथ ही रहना चाहिए। दूसरी शादी पहली तो होने दे। दूसरी शादी के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो ख्याल है बंदा 3 शादियां करे, 4 करे। कर लेनी चाहिए जी, दूसरी शादी बिल्कुल इस्लाम में जायज़ है और कर लेनी चाहिए। आई डोंट थिंक सो कि ये होनी चाहिए। अगर ज़रूरत है भी, ऐसी क्या ही ज़रूरत है कि हो। देखें जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि दूसरी शादी होनी नहीं चाहिए। क्यों, किस लिए, कहाँ, कैसे? अब देखें, जब आदमी इस तरह करता है कि औरत का दिल नहीं करता, वो भी ऐसी शादी कर सकती है दूसरी। कोई नहीं, शौक होता है, बस मर्दों का दिल भर जाता है, उनका कुछ ऐसा ही है। कोई ज़रूरत नहीं होती, बाद में जब दोनों छाटे फूटती हैं।
फिर मज़ा आता है। मर्द जो है हमारे, मेरा नहीं ख्याल, हमारा मुआशरा जो है वो यही है कि वो उनकी जहन में यही सोच होती है कि एक नहीं दो तीन, हालांकि उनको राइट्स भी नहीं दे सकते ना ज़रूरत है ना शौक है। ये जो जाहिल अवाम है ना, जो मर्द हैं स्पेशली, जिनको चस्के लगे हुए दूसरी लड़कियों के, वही ऐसे काम करते हैं और ऐसे मर्दों पे लानत है। बड़ा ही कोई क्लियर डिफरेंस था इन सारे रिव्यूज़ में, क्योंकि एक कंपनी जो है मर्द हजरात की, वो कह रहे थे कि नहीं करनी चाहिए शादी। ख़वातीन सब ने डिनाई किया, कोई एक भी खातून ऐसी नहीं थी जिसने कहा कि नहीं मर्द को 4 शादियाँ या दूसरी या तीसरी करनी चाहिए। और 2 पैनल जो मेरे पास है उनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। और मोहतरम अख्तर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लाइफ कोच ट्रेनर हैं। इनको आज के प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, रियली गुड टू सी यू। और सज्जाद महमूद भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, एडवोकेट हाई कोर्ट है, इनको भी आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। थैंक यू। अख्तर अब्बास साहब आपसे शुरू कर लेते हैं। ये ज़रूर। दूसरी शादी ज़रूर ऐसे ही मैंने आपसे कहा था मर्दों का फेवरेट टॉपिक है, लेकिन चले अब ख़वातीन की सोच की अगर हम बात करें, क्यों डाइजेस्ट नहीं करती ख़वातीन दूसरी शादी को या तीसरी को या मर्दों की 4 शादियों के, चूँकि इस्लाम में इजाज़त है उसके बावजूद भी? अच्छा, इससे पहले कि मैं सवाल को लें, जितनी दूसरी शादियां मैंने होती देखी हैं और अब चूँकि बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो मर्द आमतौर पे इनिशिएटिव नहीं लेता। ये खातून ही होती है जो उसे कहती है, यानी जिसके उसे जानती है कि वो पहला मैरिड है, बच्चे हैं उसके और वेल टू डू है। तो ये जितनी ये सारे बज़ वर्ड्स हैं जो बैठ के हम मज़ा लेते हैं और उस पर मजाक करते हैं और मुस्कुराते हैं, बिल्कुल ठीक, ये ज़रूरत है। और जितनी ख़वातीन ज़्यादा पढ़ लिख के अच्छी जगहों पे चली जाती हैं, उनको अपनी मर्ज़ी के, अपने मनसब के लिहाज से, अपनी शख्सियत के एतबार से जो बर चाहिए होता है वो अवेलेबल तभी होता है, ख़ानदानों में नहीं होता, जो उनका चॉइस होता है, जहाँ वो जी रही होती हैं। और वो उनसे एक दर्जा बुलंद चाहिए, अपने से निचले दर्जे से कोई भी खातून ना कम पढ़े लिखे से शादी करने में इंटरेस्टेड होती है, इवन अपने लेवल पे भी नहीं करना चाहती। तो आप ये कह रहे हैं कि ख़वातीन ने इनिशिएट करना शुरू कर दिया है? वही करती हैं। अच्छा, वही करती हैं। वही हाँ करती हैं। यानी मेरे पास जो सबसे ज़्यादा मसले अब आते हैं वो ये नहीं होता कि पहली बीवी दूसरी पूछती है हम कैसे बिहेव करें, यानी हम अपना चंक मोहब्बत का या तवज्जो का वो कैसे लें। एक्सेप्टेंस आ गई है इसका एग्जैक्टली मतलब आ गई है। यानी ये जो अभी ख़वातीन ने जहाँ जो दिया, एक तो छोटी उम्र की थी, ज़िंदगी जानती नहीं है, ज़िंदगी बहुत मुख्तलिफ चीज़ है। अख्तर अब्बास साहब, फिर भी सॉरी फॉर इंटरप्शन, मेजॉरिटी की अगर हम बात कर ले, बहुत रेयर, अगेन आप वाली बात की पढ़ी लिखी हैं तो उनको पता होता है कि अब हम डाइजेस्ट कर लेंगे, क्योंकि इस्लाम भी इजाज़त देता है और हमें भी अपनी सोच को थोड़ा हमें भी समझाना चाहिए अपने आप को। लेकिन मेजॉरिटी का आप क्या करेंगे? क्यों ख़वातीन नहीं बर्दाश्त करती? 100 कन की अगर हम बात करें तो मैं हमेशा आपसे, मतलब कन का मतलब एक झाड़ू का वो छोटा सा तिनका जो आपकी आंख में चला जाए तो आपको समझ नहीं आती कि आपने क्या करना है, आप ऑलमोस्ट अंधे हो जाते हो। तो ये 100 कन है, मतलब आपके 100 कन आपकी आंखों में, ख़वातीन नहीं बर्दाश्त करती। अच्छा, ये आज का मसला नहीं है, तारीखी तौर पर भी ख़वातीन का दिल छोटा होता है, ऐसे चिड़ी का दिल कहते हैं ना, ये 1500 साल पहले भी ऐसे ही था, आइंदा भी ऐसे ही रहना है। लेकिन प्रैक्टिकली चीज़ों को दानाई के साथ देखना होता है, विजडम। अभी पिछले कुछ अरसे में 11,000 लड़कियों के केसेस हैं सिर्फ लाहौर में जो खुला के लिए गए हुए हैं। अच्छा, अब जब इनकी फरागत हो जाएगी तो क्या इनमें से किसी एक की भी कुंवारे लड़के से शादी हो पाएगी? यानी किसी न किसी ये सेकंड मैरिज वाले के साथ एडजस्ट, तलाक याफ्ता का साथ होगा। और वालिदैन भी अकोमोडेटिव हो रहे हैं, लेकिन यहाँ बैठ के जिनका कुछ स्टेक नहीं है वो तो जो मर्जी तबसरा कर लें। अच्छा, तबसरे की अगर हम बात करें, एक बहुत अहम चीज़ ये भी है जिसके बारे में बात करना ज़रूरी है। सज्जाद साहब, आपकी तरफ आऊँगी। कानून बहुत सारे बने इस हवाले से और बहुत कॉन्ट्रडिक्शन भी आई और लोगों ने कुछ को एक्सेप्ट किया, कुछ को नहीं किया। लेकिन पाकिस्तान का कानून इस हवाले से क्या कहता है कि आप दूसरी शादी के लिए पहली बीवी से इजाज़त लेनी है, और अगर तीसरी करनी है तो पहले 2 से लेनी है, और अगर चौथी करनी है तो फिर पहले वाली 3 से लेनी है। ये क्या क्राइटेरिया है? शरारत कर रही हैं जी। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को अप्रिशिएट करता हूँ कि इस तरह के सेंसिटिव टॉपिक पे हमने जितने दूसरे भी चैनल्स मैंने देखे हैं, ठीक है, रोज़ाना देखते हैं, तो सोशल इश्यूज़ पे जो प्रोग्राम्स आपके चैनल पे देखने को मिल रहे हैं, ये मैं वाकई काबिल तहसीन है ये बात कि आपके चैनल्स ने रोज़ाना की बुनियाद पे सोशल कोई ना कोई टॉपिक एक लेते हैं, उसमें आगाही देते हैं और लोगों को जो है ना बाकायदा एजुकेट करते हैं। क्या कहते हैं? तो अब मैं आता हूँ इस टॉपिक की तरफ। तो पाकिस्तान में जो मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 है, उसकी में अमेंडमेंट 2015 में हुई। उसमें सेक्शन 6
जो इसको डील करता है कि अगर आप पहली बीवी की इजाज़त के बगैर दूसरी शादी करते हैं तो उसको उसमें आपको बाकायदा जो है ना वो पेनलाइज्ड किया जाता है। उसमें 1 साल तक की इम्प्रिजनमेंट और उसके साथ 5 लाख तक का फ़ाइन है, या दोनों हो सकती हैं। तो इस लॉ की इन्फोर्समेंट के बाद लाहौर में पहला एक केस ऐशा बनाम गलबन शहजाद साकिब नाम का एक केस था, एक टाइटल था। तो उस केस में जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब ने बाकायदा केस सुन के, ठीक है, उसमें जो मुद्दा अलय है हस्बैंड है जिसने पहली बीवी की इजाज़त के बगैर दूसरी शादी की, तो उसको 6 माह की सज़ा और 2 लाख रुपए फ़ाइन किया था। ठीक है। तो अब इसके एक दूसरे पहलू की तरफ मैं आता हूँ। तो इसमें चूँकि कुरान पाक में ये मफ़हूम है, उसका तर्जुमा तो उसी तरह मैं नहीं बयान कर सकूँगा, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए अगर कोई कमी बेशी हो जाए। तो उसमें ये वाज़े तौर पर है कि 2-2, 3-3, 4-4 बीवियों से अगर आप अदल और इंसाफ कर सको तो शादी करो, जो कि आप नहीं कर सकते। अदरवाइज फिर आप एक पे ही इक्तफा करें। सर ये आखिरी बात जो है ना, ये आखिरी बात सर इस पे आप एड्रेस कीजिएगा। ये क्यों लगाती हैं कि क्यों नहीं कर सकते? सर नहीं सर, ये जो इन्होंने कोट किया ना कुरानी आयात, इस यकीनी तौर पर हम सब इस चीज़ को समझते हैं कि हमें सही कोट करना चाहिए, लेकिन जो ये पूरी है उसके आखिरी हिस्से को अक्सर औक़ात सोशल मीडिया पे नहीं एड्रेस किया जाता। अगर तुम अदल इंसाफ कर सकते हो तो करो, जो कि तुम नहीं कर सकते ये भी लिखा हुआ है कुरान पाक में। तो एक इंसान कर नहीं सकता, कंफ्यूज हो जाता है, मसले मसाइल आ जाते हैं, 2 शादियां या 3 शादियां, तो यकीनी तौर पर यू गॉट कंफ्यूज समटाइम, आप नहीं बैलेंस कर पाते। तो क्या इसी वजह से कहा कि इंसान कमज़ोर है? अच्छा, इससे पहले कि हम इसका जवाब दें, अभी सजाद साहब जो कह रहे थे कि सज़ा होगी और जेल जाएगा, तीसरी सज़ा भी है। जिसने केस किया होता है उसको 100% डिवोर्स हो गई। यानी अमेरिका हो, बरतानिया हो, जहाँ पाकिस्तानी लड़कों को लड़ाई पे एक रात भी थाने में रहना पड़ता है, तो उसके बाद वो शादी चल नहीं सकती। यानी जो औरत अपनी शादी बचाने के लिए वो नहीं कर रही, तो अब उसने अपने मियाँ को जेल भेज दिया, जुर्माना हुआ या सज़ा हुई, उसके बाद वो रिश्ता नॉर्मल नहीं चल सकता। मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ना जाए अदालत। हाँ जी, आप सोचें उसके बाद आप सारी उम्र बेवगी या तलाक याफ्ता और बच्चों का अजाब। जबकि दिल थोड़ा सा बड़ा कर लेते तो वही मियाँ आपका दिन तकसीम कर ले, खर्चा तकसीम हो जाए, ये सब एमिकेबली हो जाता है। और लेकिन जब आप उसको मसला बनाना चाहें तो मसला बन जाएगा। अच्छा अख्तर साहब, ये भी चीज़ अब चलें इस बात को भी साथ ही एड्रेस कर दें कि एक मर्द अदल इंसाफ नहीं कर सकता अनटिल अनलेस वो खवातीन उसको सपोर्ट ना करें। अच्छा, ये किसने कहा अदल इंसाफ नहीं कर सकता? यानी मर्द को क्या अल्लाह ने अकल कम दी है? अकेले नहीं कर सकता, खवातीन का साथ देना जरूरी है। कम दी है। मर्द अगर चाहे समझदारी से अपना जो भी उसका इनकम है। अच्छा, एक बात जो हमेशा लोग भूल जाते हैं कि जब भी दूसरी शादी होगी, तीसरी होगी, तो वो खातून अपना रिस्क साथ लेके आएगी, जॉब का नहीं, जो उसका अल्लाह ने लिखा हुआ है घर में वो रिस्क आना ही आना है, औलाद ने भी आना ही आना है, तो एक नई फैमिली साथ ऐड हो जाती है। इस वक्त सोसाइटी में अब परेशानी वाली बात यह है कि एक मर्द के लिए 15 से 16 खवातीन हैं। अब इंतज़ार करते रहें, आपकी उम्र 30, 32, 36 पे चली जाती है, शादी नहीं हो पाती। मसले का हल निकालना चाहिए। हम हर जगह स्टैंड लेके बैठ जाते हैं कि दूसरी शादी ज़रूरत है। अभी जितनी खवातीन कर रही थी, आइडियल क्या सब ने जेबों में उगा के रखे हुए या खेतों में उगाए हुए हैं कि उनके मुताबिक वो आइडियल आएगा इतने फुट का। अभी कल मैं देख रहा था 2 खवातीन नए अमरीकी जो कैंडिडेट उस वक्त कर रहे थे कि 6 फुट का कद है, चमकते दांत हैं, चमकती आंखें, यानी वो अमरीकी सदर का जो प्रोफाइल है बयान कर रही है कि उसकी खूबी है। तो अगर खवातीन सारी जिंदगी में इसी तरह का बयान करती हैं तो नहीं चल सकता। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है, मैं आपकी तरफ आती हूँ अख्तर सबसे ज़्यादा सब आप बताइएगा, मुआशरे की एक्सेप्टेंस आप कितना समझते हैं? बीइंग एडवोकेट ऑफ द सोसाइटी, आप ये समझे फिलहाल। अब आप क्या देखते हैं जो केसेस आपके पास आते हैं उनमें एक तो चले वाइफ है जिसने एक्सेप्ट नहीं किया या एक वाइफ है जिसने कर लिया, अब हमारे मुआशरे में भी इटसेल्फ इसको बहुत बुरा समझा जाता है, उस मर्द को ओ माय गॉड इसने 2 शादियां की हुई हैं, इसने 4 की हुई हैं, वो एक अजूबा बन जाता है हमारे। इस पे मैं बकायदा एक मेरे एक बड़े प्यारे दोस्त हैं, उनका मैं एक वाकई कोट कर देता हूँ। वो बड़े माशाल्लाह हाफिज़ आलिम, उनकी सोसाइटी में बड़ी एक ऑनर रिस्पेक्ट थी। तो उनकी बीवी अलील हुई तो उन्होंने इरादा किया कि मैं सेकंड मैरिज कर लूँ। तो उसके अब 2 पहलू निकले। एक मुस्बत पहलू ये निकला कि जब उसने इरादा किया तो उसकी माशाल्लाह बीवी जो बिस्तर पे थी वो उठ के चंगी भली हो गई। उन्होंने कहा जी ठीक है, मुझे क्या ज़रूरत है, मैं सारे घर के काम करूँगी। उसने फिर उसको नहीं माना।
अब दूसरा उसका मनफी पहलू ये निकला कि वो जब अपने गांव गए तो वहाँ पे उनके जो अजीज़ व अकारब थे उन्होंने अब ये कहना शुरू कर दिया, उन्होंने कहा यार मौलवी तू तो बंदा बड़ा शरीफ सी, मतलब शराफत खत्म हो गई, अगर हम शराफत खत्म हो गई। ये वही चीज़ है जो आपने अवैल में ये शुरू में ही प्रोग्राम के शुरू में आपने फरमाया कि चूँकि पार्टीशन से कबल जो हमारा एक मुआशरा था जिसमें हिंदू मुस्लिम इकट्ठे रह रहे थे, तो हमारे जो मुआशरती कल्चर है, शादियों का कल्चर है, ख़ानदानी सिस्टम है, उस पर एक बड़ी गहरी छाप अभी तक मौजूद है। बतदरीज वो कम हो रही है, जिसमें एक बड़ा फैक्टर है एजुकेशन, ठीक है, एजुकेटेड हुए हैं, हमारी लिटरेसी रेट बढ़ा है, ठीक है। तो उस हवाले से मैं ये कहता हूँ लेकिन ये छाप अभी भी मौजूद है। जी जी जी, अभी भी छाप मौजूद है। इस हवाले से क्या कहते हैं? गुनाह कबीरा समझा जाता है, शजर ममनुआ कहा जाता है कि मैं कहता हूँ कि बीवी कहती है फतवे वाली बात आ गई है ना अख्तर साहब, इसको भी जरा एड्रेस कीजिएगा। ये छाप रहेगी, ये छाप रहेगी, क्योंकि बुनियादी तौर पर हम सारे अपने मुफादात देखते हैं, यानी अगर मुफादात की जगह आज देखो या दोनों के फ़ायदे देखें तो चीज़ें बदल जाती हैं। हम बदलने पे आमादा नहीं होते, जिस वजह से हम लेयर्स में दिक्कतें खड़ी करते हैं और उसके बाद सोसाइटी का जो हशर करते हैं, हमारे सामने गुनाह का रास्ता खुल जाता है। आप दोस्तियाँ उसकी इजाज़त दे रहे हैं, साथ डेटिंग हो रही उसकी इजाज़त दे रहे हैं, सिर्फ उसको कानूनी तौर पे। वो बच्ची जो कई कई साल अपने बॉस के साथ ताल्लुक़ में रहती है, अगर आप उसका निकाह कर देते हैं तो वो सारा जायज़ हलाल हो जाता है, वो भी रिस्पेक्टफुल। अच्छा सर, ये हलाल वाली बात आपने इतनी खूबसूरत की है कि हमने खुद जना को आसान और निकाह को मुश्किल कर दिया। बड़ी मुख्तसर सी बात है, हमने क्या ही ढकी छुपी बात है। अगर सोशल मीडिया पे बात पे एक क्लिप जाना है और हमने उस पर भी बात करनी है। हरमीत का फेवरेट टॉपिक है, तो हरमीत के बगैर हम ये टॉपिक कैसे आगे बढ़ा सकते हैं? हरमीत ने हमें फाइनली इस्लामाबाद से ज्वाइन कर लिया, थोड़ा हमारा कनेक्शन का प्रॉब्लम चल रहा था, लेकिन देखिए किस तरह से भी पहुंच गए हैं शो में। हरमीत, वेलकम बैक वंस अगेन। आप इस वक्त इस्लामाबाद की अपने ऑफिस की छत पे मौजूद हैं और ये टॉपिक ताज़ी हवा में गहरी सांस लेके आपने सवाल करना है अख्तर अब्बास साहब से। दूसरी शादी, यू आर इन द फेवर ऑफ दूसरी शादी और नॉट? तीसरी और चौथी? आजकल तो जो सूरत हाल है और जो हालात हैं, तो जो लोगों ने जो हमारे अब्बास साहब कह रहे हैं कि जो लोगों ने बाहर डेट शेट मारनी होती थी तो आप वो अपनी बीवी पे गुजारा करें कि जो हालात हैं। लेकिन आपकी तरफ आऊंगा वकील साहब, जो सिचुएशन है अब एक तरफ तो हालात ये हैं कि शादियों के हवाले से एक तरफ तो मर्द हजरात जो है वो कहीं ना कहीं जो कवानीन पास हुए हैं हमारे यहाँ इस्लामी नजरियाती कौंसिल का, कि आप बीवी से पूछना भी जो है वो लाजिम नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि बहुत सारी खवातीन जो है, कहने को तो ये बड़ा आसान होता है लेकिन एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, एक्सेप्टेंस नहीं होती, घरों में लड़ाई झगड़े। मेरे सामने तो मुझे याद है मेरे गाँव में एक मौलवी साहब थे, तो तीसरी बीवी कर ली, चौथी कर ली, फिर आखिरकार गोली मार दी के सपना खत्म कर लिया। तो ये वजूहात भी तो सामने आती है हमारे। क्या कहेंगे अख्तर अब्बास साहब? जी, ये मैं अर्ज करता हूँ कि देखिए हरमीत भाई, जो मियाँ बीवी हैं ये इनके जो है मिलाप से एक ख़ानदान की तश्कील होती है, और ये जो ख़ानदान है ये मुआशरे की ये एक बेसिक इकाई है, ठीक है। जब ये ख़ानदान मजबूत नहीं होगा तो मैं समझता हूँ कि मुआशरा मजबूत नहीं रह पाएगा, और मुआशरे की खूबसूरती ख़ानदान की मजबूती में है, ठीक है। तो जो आपने फरमाया वो पहले भी आपके दोबारा इन्होंने से पहले ये बात डिस्कस हो चुकी है कि ये जो एक्सेप्टेंस है ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। उसके पीछे फिर वही बात आ जाती है कि जो हमारा एक 70-80 साल का जो पीछे एक हिस्ट्री है, बल्कि मैं कहता हूँ कि ये सैकड़ों साल पे मुहित एक हिस्ट्री है कि औरत कभी भी शौकन को बर्दाश्त नहीं कर पाती। अपने ख़ानदान में, अपनी फैमिली में वो अपनी नंदों को, अपनी सास को, अपने दूसरे फैमिली मेम्बर्स में, जैसा कि जॉइंट फैमिली सिस्टम है हमारा ज़्यादा अक्सरियत में, तो उनको तो वो एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन एक वो औरत जो उसके घर में उसका एक, मैं समझता हूँ कि बाजू बन के उसके खावंद की दूसरी शरीके हयात बन के आती है, तो उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर सकती। अच्छा सर, उसके पीछे वही एक तारीखी पस मंजर है। सर ये दो छोटी सी बातें। सर, एक औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती या नहीं करती, ये सादा सा सवाल है। अल्लाह ताला 70 माह से ज़्यादा प्यार करते हैं हमसे, क्या उसको नहीं पता कि सोहा या XYZ जो है वो दूसरी शादी बर्दाश्त नहीं कर सकती? बहुत आला, बहुत आला। अच्छा, एक बात जो हम बुनियादी तौर पे भूल जाते हैं कि जब भी इस तरह का मामला होता है, औरतों को डर होता है अनसर्टन हालात का, कि मियाँ साहब खर्चा देंगे कि नहीं देंगे, घर कैसा होगा। जो बादशाह थे या नवाब थे या जो हमारे यहाँ आसपास इस वक्त शोबिज़ के लोग हैं या मीडिया के लोग हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, उनकी बीवियों को कोई ख़तरा नहीं है। घर उनको अलग दे दीजिए, उनका खर्चा अलग दे दीजिए, उनको मोहब्बत में शेयर दे दीजिए, प्रॉपर नाइंसाफ़ी ना कीजिए, तो ये बड़े स्मूथली चल जाता है।
अच्छा, जो पुरानी मिथ थी, अगर आपको याद हो, एक औरत मरे हुए बंदे के साथ ही उसे मरना पड़ता था, पर वक्त ने ये जो प्रेशर है ज़माने का, ये बदल लेता चीज़ों को। इसी तौर पे वेस्ट में अब चीज़ें बदल रही हैं। हम चूँकि उनको बहुत ज़्यादा देखते हैं। मुझे पिछले दिनों जद्दा में हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने एक अपने लैंडलॉर्ड से मिलवाया। उसके घर के 4 फ्लोर थे, तो नीचे 4 बड़ी लैंड रोवर खड़ी थी। तो उन्होंने कहा 4 बीवियाँ हैं इसकी, शाम को हाथों में हाथ। अच्छा, मैं सोचता रहा पता नहीं कोई हीरो होगा, कितना खूबसूरत होगा वो। अच्छा खासा को 60-65 साल का बाबा था। मैं बहुत डिप्रेशन में गया। वो उनको हाथों में हाथ डाल के ऐसे लहराता हुआ निकले और वो वॉक पे गए। वहाँ औरत को कोई प्रॉब्लम नहीं है उन सोसाइटीज में, चूंकि स्टेबल, उसको माली तौर पे भी स्टेबिलिटी मिलती है, सोशली भी वो स्टेबल होती है। लेकिन अख्तर अब्बास साहब, यहाँ पे जो हम देखते हैं, जो आप फरमा रहे हैं, शेखों की बात करें, अमीरों की बात करें, तो चलो कहीं ना कहीं बहुत सारे मामला, और गाड़ी ले ली, बादशाहों की ले लिया, सारा कुछ हो गया। लेकिन हमारे यहाँ जो सूरत हाल है, क्या आपको लगता है, क्योंकि मैं बड़ी करीब से, एक रिपोर्टर का काम ये होता है कि हम बड़ी बारीकी सारी चीजें देखते हैं, तो बहुत सारे घरों में जहां जहां इस किस्म की शादी, और फिर मामला वो जो हम बात करते हैं कि कहीं ना कहीं जो इस्लाम में भी चीज है कि हाँ आपने जायज हुकूक देने हैं, तो हमने कहीं ना कहीं वो हुकूक, और उसकी बात अगर की जाए, या पिछली बीवी से जो नई दुल्हन आती है, तो कहीं ना कहीं मर्द का झुकाव भी वहां पे ज्यादा होता है। तो फिर हम देखते हैं कि मामला अदालतों की तरफ ज्यादा जाता है, हमारी सोसाइटी की अगर बात की जाए। अच्छा, एक जो जुल्म हमारे यहाँ हुआ, गालिबन अयूब खान साहब के ज़माने में ये शुरू हुआ कि उसमें बिला वजह रोक लगाई गई। पहली बीवी की किसी तौर पे इजाज़त की ना ज़रूरत है, ना ये शर्त लगाई जा सकती है। अच्छा। बिल्कुल गैर इस्लामी, गैर फितरी, गैर कानूनी किस्म की ये चीज़ है। पर आपने औरतों के वो जो थी NGO, उनके प्रेशर में आके ये शर्त रखी। बुनियादी तौर पर इसने सोसाइटी को ज़्यादा ख़राब किया। अच्छा। लोगों की ख़ानदानों को तोड़ा, दिलों को तोड़ा। अच्छा, आप अगर ज़रा देखें समझदारी के साथ, लाहौर में कुछ जितने पौश इलाके हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो घर हैं वो दूसरी बीवियों के हैं, और लोग पहली बीवियाँ अलग रखते हैं, दूसरी बीवियाँ अलग रखते हैं। हमारे यहाँ अफोर्ड, देखें लाहौर में अगर लोग 1.5 करोड़ से ज़्यादा गाड़ियाँ अफोर्ड कर सकते हैं इतने लंबे खर्चों के साथ, तो अब वो अपनी बीवियाँ भी अफोर्ड कर सकते हैं, उनके बच्चे भी अफोर्ड करते हैं। जो छोटा तबका है जो अफोर्ड नहीं कर सकता, वो टीवी को देख के, फिल्मों को देख के ख्वाहिशें तो होती हैं, पर जब वो कर लेते हैं तो उनसे अफोर्डेबिलिटी का मसला बनता है। वही फिल्में, वही ड्रामे खवातीन भी देखती हैं, और वो देखती हैं कि उसके बाद हमने किस तरह से बगावत करनी है, किस तरह से हमने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना। लॉ इस हवाले से लास्टली ये एड्रेस कीजिएगा सर आज़म कि अगर एक बीवी फॉर एग्जांपल, एक मर्द जाता है, इजाज़त लेता है, पर एक बीवी इजाज़त नहीं देती, तो उस सूरत में फिर भी कर लेनी है। तो उस सूरत में मैं ये आपको बता दूं कि अभी हाल ही में, बल्कि 2015 से बाद भी, 2014 में भी इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने, और उसके बाद भी इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने ये सिफारिशात भेजी हैं, लेकिन उन सिफारिशात पे अभी तक मैं समझता हूँ मुकम्मल अमल दरामद नहीं हो रहा, और उसको बाकायदा कानून का हिस्सा नहीं बनाया गया कि जिसमें ये लाजमी, ये जैसे अख्तर भाई ने फरमाया कि कुरान पाक में ये वाज़ेह तौर पर है कि दूसरी शादी के लिए किसी इजाज़त की कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी अगर आप एक्सप्लेनेशन में जाएं तो ये इशू जो है, चूँकि अब हमारे जो फेमिनिस्ट जो हैं उनकी तबका है, ठीक है, वो उस फेवर में है कि जी ठीक है, इसमें जो है ना ये दूसरी शादी के लिए जो है ना ये इजाज़त बड़ी ज़रूरी है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो पहली बीवी की इजाज़त है, उसके बगैर खामंद, अभी भी हमारे पास एक बड़ी एक तलख एक हकीकत मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि चूँकि इसमें लॉ ये कहता है कि अगर आप पहली बीवी की इजाज़त लेना चाहते हैं तो आपको थ्रू आर्बिट्रेरी काउंसिल, यूनियन काउंसिल में एक जो सालसी काउंसिल है, उसके ज़रिए से आप एक एप्लीकेशन दे के, जिसमें वो बाकायदा जो पहली बीवी है उनको भी वो कॉल करते हैं, बुलाते हैं, और उसकी कंसेंट के साथ उसको मशरूत कर दिया है। लेकिन अब ये अपने नाजायज़ ज़राए, अनफेयर मीन्स यूज़ करके लोग तहरीरी एक इजाज़तनामा बना के दूसरी शादियाँ कर रहे हैं। आप ठीक कह रहे हैं सजाद साहब, थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। और हमने इसको हर एंगल से एड्रेस करने के लिए, खा वो मुआशरती एंगल हो, शरई हो, या कानूनी हैसियत क्या है इस तरह के कानून की, हमने कोशिश की है। लेकिन ख़वातीन के लिए जाते एक छोटी सी टिप, हकीकत कुछ भी हो, अगर आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ज़िंदगी आपकी आसान हो जाती है। हकीकत को कबूल कर लेने से आपके लिए इंशाल्लाह आसानियाँ ज़रूर पैदा होंगी। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली ये सब्जेक्ट जो है वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा है। बहुत सारे एंकर्स को और होस्ट को इस हवाले से तनकीद का निशाना भी बनाया जाता रहा है कि आप लोग प्रमोट करते हैं इस चीज़ को कि स्किन वाइटनिंग इंजेक्शंस जो हैं वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। लेकिन लेट्स टॉक अबाउट ऑल दोज एरियाज जिनके बारे में अब तक बात नहीं की गई। अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो हरमीत, आई एम इन ह्यूज फेवर ऑफ ऑल दीज ट्रीटमेंट्स जो कि मार्केट में आपके और मेरे लिए हैं। डिपेंड करता है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और वो बिल्ड जो पॉइंट ऑफ व्यू हमारे मुआशरे ने कर दिया है कि नहीं। एक सो कॉल्ड स्टीरियोटाइप यही है कि नहीं, गोरा करने वाले इंजेक्शन नहीं लगाने चाहिए, वो हार्मफुल होते हैं लेकिन वो किस तरह से हार्मफुल होते हैं, उसे कितने डोजेज आपको हार्म कर सकते हैं। अगर आपने ट्रीटमेंट लेना है तो आपने क्रेडिबिलिटी, रिलायबिलिटी किसी इदारे की, किसी जगह की कैसे चेक करनी है। और इसके अलावा ऐसी बहुत सारी चीज़ें कि आप अगर स्किन स्पेशलिस्ट के पास जा रहे हैं और अगर सारी चीज़ों को चेक कर रहे हैं तो आपको इन चीज़ों की तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या किस एज में जाना चाहिए। ये सारे सवाल जो है इनके जवाब लेने की कोशिश करेंगे। और जो मेरे साथ डॉक्टर साहिबा मौजूद हैं स्टूडियो में, उनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। डॉक्टर ज़हरा हसन हमारे साथ हैं, स्किन स्पेशलिस्ट। इनको आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आई एम गुड, थैंक यू सो मच इनवाइटिंग मी एंड ट्रूली ये बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है और इसके बारे में जितनी भी अफवाहें हैं आई थिंक सो हर चीज़ का एक प्रोज और कॉन्स होते हैं, हर चीज़ के फ़वाइद हैं और नुकसानात भी हैं, लेकिन हर चीज़ को एक बैलेंस लेके अगर हम चलें तो आई बिलीव कि आप बहुत सारे उससे फ़ायदे उठा सकते हैं, एडवांटेजेस उठा सकते हैं। तो बेसिकली वी टॉक अबाउट द ग्लूटाथायोन। ठीक है, ग्लूटाथायोन है क्या? हमारे जिस्म के अंदर एक नेचुरली जो है बनता है लिवर के अंदर, हमारी बॉडी की बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती है, उसको पूरा करता है। अमाइनो एसिड्स का नाम सुना होगा, हर एक लेम टर्म्स को हम एक अपनी साइंस में पढ़ते हैं। 3 तरह के अमाइनो एसिड्स जो है मिल के जो है ग्लूटाथायोन बनाते हैं, सिस्टीन, ग्लूटामेट और ग्लूटामेट। ठीक है जी। और फिर उससे क्या होगा कि हमारे जो नेचुरल बॉडी का एजिंग प्रोसेस है उसको वो जो है रोकते हैं, थोड़ा बहुत रोकते हैं कि एजिंग प्रोसेस जिस तरह इट्स अ मल्टी एंटीऑक्सीडेंट है ये, फॉर द टाइम बीइंग स्लो डाउन हो जाता है। सो व्हाट इट डज इज कि अगर इसको हम बैलेंस तरीके से अपने जिस्म के अंदर मेंटेन करके चले, ना सिर्फ वो वाइटनिंग देगा एग्जैक्टली मतलब ग्लो देगा, बूस्टर करेगा, लाइक इट एक्ट्स एज अ बूस्टर। एक और चीज एड्रेस कीजिएगा। एक तरफ हम ये सबक देते हैं कि यू नीड टू बी कंफर्टेबल इन योर ऑन स्किन और जो कलर आपके पास है दैट इज बेस्टेस्ट जो अल्लाह ताला ने आपको दिया है ना, ऑल दीज थिंग्स ना, जो कि देनी भी चाहिए इंकरेज करने के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए। बट ऑल्दो व्हेन इट कम्स टू आपकी जो इस वक्त फील्ड है उसमें ट्रीटमेंट्स मौजूद है और बहुत सारे लोग ले भी रहे हैं, लेकिन एक्सेप्टेंस लेवल जो है वो नहीं होता बिकॉज ऑफ द सोसाइटी, क्योंकि लोग कहते हैं अच्छा तुमने गोरा करने का इंजेक्शन लगवा लिया है, ओह माय गॉड इसीलिए गोरी हो गई हो। ये स्टीरियोटाइप्स इट्स स्प्रेड ऑल अराउंड द वर्ल्ड, ना सिर्फ अंग्रेज़ों के अंदर है बल्कि जो है ना हमारे तो एशियंस के अंदर बहुत सारा है। अब हमें इसकी साइंस बिहाइंड द स्क्रीन हमने समझनी चाहिए कि ना सिर्फ हमारे पास टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, 6 तक टाइप स्किन टाइप्स होती हैं हमारी एशियंस की जो है लाइट ब्राउन से लेके हमारा व्हीटिश पे चला जाता है। तो उसको मेंटेन करने के लिए हम कितने सेशंस ले सकते हैं? अब बेसिकली 6 to 8 सेशंस विद इन 2 वीक्स गैप पीरियड में जो है हम एक पेशेंट को दे सकते हैं, डिपेंडिंग कि उसको कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ कोई कंडीशन नहीं है, उसको कोई दिल की बीमारी नहीं है या डायबिटीज़ नहीं है। अगर उसको है भी तो हम उसको किस तरीके से उसकी डोजेज को रोक के बैलेंस करके हम दे सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ उससे वाइटनिंग ही कर रहे हैं, हम उससे क्योंकि लिवर के अंदर जो है। अच्छा जी हरमीत, हाँ जी बोलें। जी आवाज मेरी आ रही है? हाँ जी, डॉक्टर साहब एक और चीज, इंजेक्शन के हवाले से तो हम देख रहे हैं कि बहुत सारा काम तो हो रहा है, लेकिन हमने ये भी देखा है, क्योंकि जाहिर बात है हमारी सोसाइटी में ये भी है कि भैया अपने गोरा होना है। जी बिल्कुल, गोरा होने के लिए आपने ये देखा है कि बहुत सारी खवातीन जो है कुछ ऐसे फार्मूले भी अपना लेती हैं, बना लेती हैं और कहीं ना कहीं वक्ती तौर पर वो थोड़ी चिट्टी हो जाती हैं। हाँ, थोड़े बहुत हो जाता है शादी के बाद, दोबारा रंग आ जाता है। तो ऐसे में ये कितना स्किन को नुकसान पहुंचाता है? क्योंकि दूल्हे मियां ने तो फिर भी देखना है उसी हालत। बेसिकली वो स्टेरॉइड्स होते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, 15-20 वो क्रीमें मिला के वो एक मर्क्यूरी के कंटेंट को ज़्यादा कर देते हैं और वो वक्ती तौर पे, टेम्परेरी तौर पे वो स्किन को वाइट कर देता है। वो गोरा तो कर देगा लेकिन वो कैंसरस है, वो हमारा कार्सिनोजेनिक है, क्योंकि आपने एक कंपनी ने वो एक क्रीम के अंदर कुछ
कंटेंट जो है, मिकदार जो उन्होंने कॉम्पोजिशन जो डाला है, आप वो 12 क्रीमों के साथ मिल के आप बना रहे हो, तो वो क्या है, मर्क्यूरी का कंटेंट, वो एक स्टेरॉइड बन जाता है। महीने डेढ़ तक तो वो बिल्कुल सही तरीके से क्या कहते हैं अफेक्ट देगा, लेकिन आफ्टर यू स्टॉप यूजिंग दैट वो आपके पैचेस बना देगा, ना सिर्फ ड्राई पैचेस बनाएगा, वो स्किन को काला कर देगा। एक अल्लाह ताला ने नेचुरल पिगमेंट जो हमें मेलानिन दिया है, वो उसको हम ग्लूटाथायोन इंजेक्शन से या आईवी से जो है हम उसको लाइट करते जाते हैं अंडर द सुपरविजन ऑफ डर्माटोलॉजिस्ट एंड स्पेशलिस्ट एस्थेटिशियंस जो कि सर्टिफाइड हैं हमारे जो है बॉडीज से, पीएमडीसी से, हमारा पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन से। लेकिन ये औरतें नहीं सोचती हैं, वो लगाती रहती हैं। हमारे ब्यूटी पार्लर इस चीज को बड़ा प्रमोट करते हैं। इधर एक चीज नोट कीजिएगा, जो रंग गोरा करने के इंजेक्शन के हवाले से एक चीज जो हमने सुनी है मार्केट में भी, कि आप जो सेशन है वो कराने के बाद फिर कहीं ना कहीं जब वक्त गुजरता है, हालात बदलते हैं, तो फिर वो चेहरा दोबारा नजर आता है। क्या ये बात दुरुस्त है या ये कोर्स आपने कंटिन्यू सेशन मजीद रखने होते हैं? मैं ये बताना चाहती हूँ, सबसे पहले तो दो इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स दोनों जो है हमारी जो है इस पे कंट्रीब्यूट करते हैं। अब उसमें क्या है कि हमने 6 से 8 सेशंस ले लिए, हमने जो है ना डार्क ब्राउन को हमने थोड़ा सा लाइट कर दिया, लेकिन हर चीज का एक मेंटेनेंस फेस होता है। आप एक अच्छी डाइट लेंगे, क्योंकि आपका लिवर ग्लूटाथायोन एक नेचुरली बना रहा है, और ना सिर्फ आप डाइट लेंगे उसके लिए, बल्कि आप उसको एक्सटर्नल फैक्टर से UVA और UVB रेस से अपना सनस्क्रीन लगाएंगे। आप उसको मेंटेन कर सकते हैं 6 to 8 वीक्स में। आपने अगर हर वीक आपने एक इंजेक्शन लिया तो उसको आपने मेंटेन भी करना है, लेकिन हमारी जो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड है वो मेंटेन नहीं करते, वो कहते हैं बस हो गया तो हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, इस चीज को भी एड्रेस कीजिएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एक टेंडेंसी है ना, आपने इसको कैरी करना है, आपने इसको बिल्कुल ब्रेक नहीं करना, वरना आपको फिर शुरू से शुरू करना पड़ता है। लेकिन चलिए अगर बात करें इंजेक्शंस की, तो आपको पता है ब्लड में इंजेक्ट किया जाता है, बिल्कुल। साइड इफेक्ट, आफ्टर इफेक्ट्स की अगर हम बात करें तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ब्लड के क्या इश्यूज हो सकते हैं? बेसिकली ये डायरेक्टली इंजेक्ट हो रहा है, तो अगर आपका ग्लूटाथायोन लेवल जो है बिल्कुल ठीक है, विटामिन सी ठीक है, याद रखिएगा ग्लूटाथायोन और विटामिन सी बहन भाई हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ मिल के जो है ना काम करेंगे। लेकिन जो हमारे अनऑथराइज्ड एस्थेटिशियंस और डर्माटोलॉजिस्ट मार्केट में बैठे हुए हैं, विच दे डोंट नो कि हमने कितना mg लगाना है, किसके साथ मिला के क्या चीज करनी है। क्योंकि अगर मैं ऑन एयर भी अभी बता दूं ना, somebody is gonna catch it, they will start using it. So it's just that कि वो दोनों बहन भाई मिल के लगेंगे तो then it will start working. अब इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं? ना सिर्फ ये लिवर को, अगर डोजेज ज्यादा हो गई, ना सिर्फ ये लिवर को अफेक्ट करेगा, किडनीज को डिस्ट्रॉय कर देगा, ये बिल्कुल हार्ट पे ये डायरेक्ट अफेक्ट करेगा, बल्कि इनफैक्ट आई वुड रेकमेंड थ्रू योर चैनल कि हम नेचुरल इसका इंटेक लें। जैसे एवोकाडो, हमारे स्पिनच है, पालक है, माशाल्लाह हमारे जितने भी ग्रीनी लीफी वेजिटेबल्स है, अलोंग विद द प्रोटीन्स लाइक एग्स हो गए, हमारे नट्स हो गए, अल्लाह ताला ने हमें हमारे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में इतनी सारी चीज वो इंटेक करें। और नोजिया डिजीनेस फौरन हो जाएगी पेशेंट को अगर उसका ग्लूटाथायोन, और रैशेस फौरन इमीडिएटली रैश होगा, तो उसके लिए पैच टेस्ट किया जाता है। अच्छा, बीइंग अ डॉक्टर देखिए आप इस चीज़ की इंटेंसिटी को समझने की कोशिश करें कि बीइंग अ डॉक्टर वो सजेस्ट करिए कि नेचुरल प्रोसेस जो है इट्स मोर बेटर देन ये इंजेक्शंस और ड्रिप्स, बट ऑल दो चीज़ें तो मौजूद हैं, चीज़ें मौजूद हैं, टेक्नोलॉजी मौजूद है, बट अंडर द सुपरविजन ऑफ अ स्पेशलिस्ट आप उसका इंटेक कर सकते हो। जिस तरह आप, आई डोंट वांट टू टेक नेम्स, एक्ट्रेसेस हमारी कर रही हैं, हमारा बॉलीवुड हॉलीवुड ले ले, वो सारे कर रहे हैं, लेकिन दे टेक इट अंडर अ सुपरविजन ऑफ अ सर्टिफाइड डर्माटोलॉजिस्ट एंड एस्थेटिशियन, कि ताकि उनके कोई भी ऑर्गन्स कोई साइड इफेक्ट्स ना हो। एक्सपर्ट्स से काम करवाना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो कि आपके लिए हार्मफुल नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा फॉर बीइंग देयर, गुड टू सी। बहुत जबरदस्त वाले से बात की और इसको एड्रेस भी करने की कोशिश की है। सो अब हम प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, चूँकि प्रोग्राम ख़त्म होने वाला है, लेकिन उससे पहले हमने आपको एक ज़बरदस्ती सैर करानी है। हम आपको लाहौर स्टूडियो से सीधा लेके जाएंगे, अब वहाँ पर जहाँ पर वो लेक देखकर आप उसका नाम गेस कर लेंगे। लेकिन मैं चलिए आपको पहले बता भी देती हूँ, थोड़ा हिंट देती हूँ। मॉडेड लेक जो है वो कहाँ पे है? कालाम से आगे, और रास्ता इतना ख़तरनाक है कि अरमी जब मैंने विजिट किया, जब मैंने ट्रैवल किया, तो रास्ते में रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मुझे कालाम वापस जाना है। लेकिन जब आप मॉडेड लेक पहुँचते हैं तो आपको रियलाइज़ होता है नहीं, आपके पैसे वसूल हो गए, आपने जो हैसल की है वो बिल्कुल ठीक की है। तो वो विजिट हम आपको डिजिटली कराते हैं। आइए आपको मॉडेड लेक लेकर चलते हैं। खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का वो खित्ता है जहाँ जंगलात, दरियाओं, जंगली हयात और खूबसूरत सीनरियों की वजह से मुल्क भर से सयाह यहाँ का रुख करते हैं। चतराल, दीर, स्वात और कोहिस्तान में
बेतहाशा सियाहती मुकामात, कुदरती झीलें और नहायत हसीन मुकामात पाए जाते हैं। यहाँ जगह जगह पहाड़ों से गिरने वाले पानी की आबशारें, कुदरती झीलें और घने जंगलात इनकी हुस्न में मजीद इजाफा करती है। किसी जमाने में स्वात को एशिया का स्विट्जरलैंड कहा जाता था, मगर मुल्क दुश्मन अनासर की मनफी सरगर्मियों की वजह से इसका हुस्न मांद पड़ गया। मगर अब भी काफी सयाह यहाँ का रुख करते हैं। ज्यादातर मुल्की और गैर मुल्की सयाह चतराल में कैलाश सकाफत देखने के लिए जरूर आते हैं। इसी डिवीजन में महोडंड एक मशहूर सियाहती मुकाम है। चूँकि इन इलाकों में माजी में आज़ाद रियासत के तौर पर यहाँ के हुक्मरान हुकूमत क्या करते थे, जो बाद में पाकिस्तान के साथ मुद्गम हो गए। महोडंड माजी में मछलियों का तालाब था, जो उस वक्त के हुक्मरान ने उसका नाम महोडंड रखा था। इस कुदरती झील को देखने के लिए हर मौसम में मुल्क भर से कसीर तादाद में सयाह यहाँ का रुख करते हैं, जो यहाँ आकर इन कुदरती हसीन मनाजर से खूब लुत्फानंदोज होते हैं। बहुत ही खूबसूरत गाँव है, बट एक चीज़ जो बदकिस्मती से मैं देख रही हूँ कि पिछले आने वाले सैलाब ने यहाँ पे बहुत ही तबाही मचाई है, जिसकी वजह से मुझे लगता है यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उन्होंने भी बहुत इस चीज़ को सफ़र किया है। मैं हुकूमत की इस जगह पे तवज्जो दिलाना चाहती हूँ कि जो हुकूमत पाकिस्तान है, ये हमारे जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं इन पे थोड़ी सी तवज्जो दे तो हमारा पाकिस्तान और हमारी जो टूरिस्ट इंडस्ट्री है वो बहुत ऊपर जा सकती है। साल 2015 और उसके बाद आने वाले सालों में सैलाब ने इन सियाहती मुकामात को बहुत नुकसान पहुँचाया, जो अब भी यहाँ के रास्ते मुकम्मल तौर पर दोबारा तमीर नहीं हुए हैं। मुकामी लोगों का कहना है कि इन रास्तों की खराबी की वजह से यहाँ सियाहत बुरी तरह मुतासर हो रही है। यहाँ के बाशिंदों के साथ साथ सयाह भी ये मुतालबा करते हैं कि अगर इन सियाहती मुकामात के रास्ते ठीक करके सयाहों को सहूलियात फराहम की जाए तो यहाँ दुनिया भर से सयाह आएंगे और सियाहत को फरोग देने से ये इलाके भी तरक्की कर सकेंगे, जिसकी बदौलत यहाँ से गुर्बत और बेरोजगारी का भी खात्मा हो सकेगा। अगर हुकूमती इदारे ऐसे सियाहती मुकामात में मवासिलात का निज़ाम बेहतर करने के साथ साथ सयाहों को सहूलियात फराहम करे तो ऐसे इलाका भी तरक्की कर सकते हैं। पब्लिक न्यूज़ चतराल। हरमीत, आपको भी कोई ना कोई रुदात ज़रूर सुनानी चाहिए, क्योंकि मुझे यकीन है इस बात का कि सवात से आगे कलाम और फिर आपने यहाँ को ज़रूर विजिट किया होगा। वैसे तो अगर देखें ये इलाका वैसे तो बहुत बेपनाह खूबसूरत है, और जिस किस्म की पगडंडियाँ, जिस किस्म की वहाँ पे हमें नदियाँ नाले दिखते हैं और फिर ग्रीनरी जो है, और ऐसे में अगर बात कीजिए महोडंड के हवाले से तो ये बहुत ही खूबसूरत है। और आपने दुरुस्त बात की कि कहीं ना कहीं थकावट है, तकलीफ, आप पहुंचते हैं, कठिन रास्ता है, लेकिन जब आप पहुंचते हैं तो आपकी पूरी की पूरी थकावट जो है वो इसलिए दूर हो जाती है कि आप कुदरत के करीब हो जाते हैं। और वो जो नज़ारे हैं और वो उसका कोई नेमुल बदल नहीं है, और वो आप जब देखते हैं तो आपको लगता है कि हाँ, आपका बिल्कुल ठीक डिसीजन था। सो वी आर डन विद द शो फॉर टुडे। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे कल नए टॉपिक, नए इश्यूज के साथ। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।